हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा लेकर आया हूँ आप लोग के लिए रियल एस्टेट से जानकारी मेरे यूट्यूब चैनल ज़मीन देखो पे। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बनाया था, तो उसी के लिए अभी मेरे चैनल में मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है द प्लानिंग के नाम से। और इसमें हम देखेंगे कि अगर हमको ज़मीन परचेस करना है तो हम किस हिसाब से अपने प्लान को स्टार्ट करें या किन किन चीज़ों के लिए हमको अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। जैसा कि अगर मुझे ज़मीन खरीदना है या फ्लैट खरीदना है या कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड हमको प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो हमको अपनी प्लानिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, इससे रिलेटेड मेरा प्लेलिस्ट क्रिएट किया हूँ मैं द प्लानिंग के नाम से। तो सबसे पहला स्टेप है कि अगर मुझे ज़मीन परचेस करना है या कोई भी रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रॉपर्टी परचेस करनी है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि हम ये देखते हैं कि हमारा बजट क्या है। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यही रहता है कि हम किस बजट की प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दें या फिर कितने की प्रॉपर्टी हमको देखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम रियल एस्टेट के मार्केट में जाते हैं तो एक बेसिकली 20 लाख 25 लाख से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको एक नया घर चाहिए तो बना बुनाया सिंगलेक्स या डुप्लेक्स उस बजट से स्टार्ट हो जाता है, और फिर वो जाती है लाइक आपको देखना है बंगलो खरीदना है तो वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक इस तरीके तक वो इस बजट तक वो जा सकता है। तो हम सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको किस बजट की प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए या फिर हमारा बजट क्या होना चाहिए कि जब हम किसी प्रॉपर्टी को देखें। तो ये सवाल मेरे ख्याल से हर एक प्रॉपर्टी बायर जो कि प्रॉपर्टी परचेस करने के बारे में सोचता है, तो ये सबसे पहला सवाल होता है कि मैं अपना बजट किस हिसाब से डिसाइड करूं। तो मैं इस वीडियो में आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा कि आप अपना बजट कैसे प्लान कर सकते हैं, कि मैं किस रेंज तक की प्रॉपर्टी देखूं। कि जैसे कि अगर मेरे को नया घर चाहिए तो हाँ, इतने का मैं ज़मीन ले सकता हूँ या फिर इतने तक का मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, या फिर फ्लैट परचेस करना है तो उसका बजट क्या होना चाहिए। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बजट को आप कैसे प्लान कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए आपसे डिस्कस करूंगे। इन चीज़ों के लिए आपको गाइड करूंगा कि आप अपना बजट इस तरीके से प्लान। तो बजट प्लानिंग में सबसे पहली बात ये होती है कि आपका इनकम कितना है। सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि मेरी अर्निंग कितनी है। आप ये देखते हैं कि मैं महीने का कितना कमा लेता हूँ। इसमें हो सकता है कि आप एक सैलरीड पर्सन हो, या फिर हो सकता है कि आप एक बिजनेसमैन हो, या हो सकता है कि आपका अदर सोर्स ऑफ इनकम हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा मंथली ट्रांजैक्शन कितना है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन कितना है, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि हमारा मंथली इनकम कितना है। तो अगर सपोज हमारा मंथली इनकम 50,000 का है, मैं एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन मान के चलता हूँ कि हमारा मंथली इनकम सपोज 50,000 का है, तो सबसे पहली चीज़ ये आती है कि अगर आपको 50,000 का आपका इनकम है तो आप उस प्रॉपर्टी को जिसको आप खरीदना चाहते हैं, या तो फिर अगर आपके पास प्रॉपर फंड अवेलेबल है तो आप उसको कैश में परचेस कर सकते हैं, तब तो फिर कोई बात ही नहीं है। आप उतना फंड लेके चल रहे हैं तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि अगर आप एक सैलरीड आदमी हैं तो ऑब्वियस सी बात है यार कि हम अगर 30 साल से लेकर 35-40 साल के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो हमारे पास उतना फंड सेविंग में अवेलेबल नहीं होता है। तो सबसे पहला हम ये देखते हैं कि मेरे को अभी कितना फाइनेंस हो सकता है बैंक से। हम फाइनेंस के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो सपोज़ आपका अगर मंथली इनकम 50,000 का है और आप एक फाइनेंस ऑप्शन की तरफ जाते हो, तो सबसे पहले तो ये क्राइटेरिया है कि बैंक आपको फाइनेंस कब करेगी। बैंक आपको फाइनेंस तब करेगी जब आपने प्रॉपरली आईटीआर पटा रखा हो पिछले 2 साल का। आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न आप पे कर सकते हैं खुद जाके इनकम टैक्स के पोर्टल पे, या तो फिर आप किसी भी सीए पर्सन से अपना इनकम टैक्स पे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि अगर आपको एक फाइनेंस करवाना है घर, तो आपने प्रॉपर इनकम टैक्स पिछले 2 साल का पे किया है कि नहीं। ये सबसे पहली क्राइटेरिया है और सबसे मिनिमम चीज़ जो आप फुलफ़िल करते हैं। तो आपने आईटीआर अगर पे किया है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है,
एड्रेस प्रूफ है। हाँ, एक सवाल यहाँ पे ये आता है कि एड्रेस प्रूफ के लिए आप जिस लोकेशन पे अभी रह रहे हैं और उसमें आप अगर प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हैं, तो सवाल ये है कि वो प्रॉपर्टी अगर आपकी पहली प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियस सी बात है आप रेंट पे होंगे। तो एड्रेस प्रूफ के लिए क्या करें, तो रेंट पे हैं तो आप रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। ऐसे करके आप सबसे पहले तो अपना डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन अपने एंड पे कंप्लीट करने के बारे में सोचिए कि हाँ, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट जो बेसिक रिक्वायर्ड है, ITR हो गया, आधार, पैन, एड्रेस और बैंकिंग ट्रांजेक्शन, ये बेसिक जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ये मेरे पास है। अब मैं कैसे प्लान करूं कि मेरे को कितना अमाउंट फाइनेंस हो सकता है। तो हम एक स्टैंडर्डाइज्ड कैलकुलेशन के हिसाब से कि आपको कितना अमाउंट फाइनेंस हो सकता है, सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि आपका मंथली इनकम कितना है। तो मंथली इनकम अगर आपका 50,000 का है तो सीधी सी बात ये है कि 50% आपके सैलरी का 50% आपके टोटल लोन के EMI के बराबर होना चाहिए। इतना आपको बैंक फाइनेंस कर सकती है। जैसे कि आपका मंथली इनकम 50,000 का है तो आपका EMI कितना होना चाहिए, 25,000। तो 25,000 की EMI के बेसिस पे आपको बैंक फाइनेंस कर देगी। तो 25,000 का EMI पे स्टैंडर्ड कैलकुलेशन जैसे हम लेके चलते हैं कि अगर आप 25 से 35-40 साल के एज ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो बैंक जब होम लोन देती है तो 20 साल से 30 साल के लिए होम लोन देती है। तो 20 साल से 30 साल, जैसे आप अभी 30 साल के हैं तो अगले 30 साल के लिए आपको लोन देगी, मतलब आप 60 साल तक उस लोन को कंप्लीट कर सकते हो। अच्छा, ये क्राइटेरिया क्यों लेके चलती है बैंक, क्योंकि स्टैंडर्ड एज ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पे क्या है, 60 ईयर। तो आप 30 साल के हो तो आपको 30 साल तक के लिए बैंक लोन दे देगी और आप अपने रिटायरमेंट के एज तक उस लोन को आप कंप्लीट कर दोगे। ऐसे करके बैंक उस एक स्टैंडर्ड एज को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से आपको फाइनेंस करती है। अगर आप 35 साल के हैं तो फिर आपको 25 साल के लिए फाइनेंस हो जाएगा। तो ऐसे करके आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे पहले देखते हैं। तो जैसे कि आपको 25,000 तक का EMI का लोन चाहिए, मतलब क्या हुआ, आपको 25-27 लाख रुपया आराम से मिल सकता है। कि आपके पास इन हैंड अगर 27 लाख रुपए आ जाए तो आप कितने तक की प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो अब हम ये देखते हैं कि उस 27 लाख को आप यूज़ कैसे करोगे। 27 लाख अगर आपको बैंक देती है तो आप 27 लाख की अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो 27 लाख लोन दे देगी बैंक, ऐसा नहीं है। बात दरअसल ऐसी होती है कि जितने की प्रॉपर्टी है उसका 80% अमाउंट 27 लाख रुपीस अराउंड होना चाहिए। मतलब अगर आपका टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू जितने का है उसका 80% अमाउंट 27 लाख अराउंड होना चाहिए। तो अब आप बचे के 20% अमाउंट के लिए क्या करोगे, वाह, उस चीज़ के लिए आपको बेसिक सेविंग से या फिर कहीं से भी अरेंजमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी के लिए देना होता है। मतलब टोटल प्रॉपर्टी वैल्यू का 80% कोई भी बैंक आपको फाइनेंस कर देती है अगर आप स्टैंडर्ड सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, आपका सिविल स्कोर अच्छा है। सिविल स्कोर क्या दिखाता है, सिविल स्कोर ये होता है कि आपने कभी बैंकिंग फ्रॉडरी नहीं की है। अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो उस टोटल EMI से वो माइनस कर दिया जाएगा। आपका पुराना कोई लोन का EMI बाउंस हुआ है क्या, आपने कभी बैंकिंग फ्रॉडरी की है क्या, तो इसके बेसिस पे आपका सिविल स्कोर बनता है। तो सिविल स्कोर, स्टैंडर्ड सिविल स्कोर जैसे मानते हैं कि अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 800 के बीच में है और आपका मंथली इनकम 50,000 है तो आप 27 लाख के लिए आराम से एलिजिबल हो। अब इस लोन के लिए हम क्यों जाते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो इंडिया स्टैंडर्ड पे अगर हम बात करें तो होम लोन के लिए इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। सेकंड चीज़, अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर कोई आप प्राइवेट भी एम्प्लॉई है, 50,000 सैलरी है, मतलब आप ITR के स्लैब में आ रहे हो, इनकम टैक्स पेड इनकम टैक्स पेयर के स्लैब में आ रहे हो, तो आपका क्या है कि आपके पास अगर होम लोन है तो उस इनकम टैक्स से आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, है ना। तो इस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं कि भाई हाँ चलो 25-27 लाख रुपया मेरे को बैंक दे देगा और मेरे पास 5-7 लाख रुपया जैसे पड़े हुए हैं तो आराम से मैं 30-32 लाख की प्रॉपर्टी प्लान कर सकता हूँ। तो इस हिसाब से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। अब इन सब चीज़ों में अगर आपको थोड़ा ज़्यादा अमाउंट चाहिए तब हमको क्या करना है, या फिर मेरे पास सेविंग्स इतनी है और मैं बजट इतना है, तो उसको
एवरेज रेशियो में आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको फाइनेंशियल अमाउंट, जो फाइनेंस अमाउंट है वो थोड़े ज़्यादा चाहिए, तब आप क्या करोगे, आप प्राइवेट बैंक के पास जा सकते हो। दूसरे बहुत सारे बैंक हैं प्राइवेट, जैसे कि आपका अभी आदित्य बिरला हो गया, LIC का हाउसिंग फाइनेंस चालू हो गया है, इंडिया बुल्स चलाती है, इस टाइप के इन सब प्राइवेट बैंकों के पास जाओगे तो आपको क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट और फ्लेक्सिबिलिटी फाइनेंस अमाउंट के लिए आपको मिल सकता है। बट स्टैंडर्ड सेंट्रलाइज्ड बैंक जैसे कि आप जाओगे, जैसे कि SBI हो गया, देना बैंक हो गया, इन सब चीज़ों के, यूको बैंक हो गया, इन सब चीज़ों के पास आप जाओगे तो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन अमाउंट 50% आपको फाइनेंस कर दिया जाता है। तो ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके हिसाब से आप अपनी प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हो कि मेरे पास इतना बजट है, अब मैं अब इस रेंज से इस रेंज की प्रॉपर्टी मैं मार्केट में देख सकता हूँ। तो ये प्रॉपर्टी के फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी है। अगर आपको कुछ और फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। मैं आपके सवाल का जवाब इस प्लेलिस्ट में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट बना के आपको ज़रूर दूंगा। तो ये थी होम लोन के फाइनेंस से रिलेटेड जानकारी आप लोग के लिए। अगर आप लोग को इसमें और कोई जानकारी चाहिए या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डिटेल चाहिए, आपको कुछ क्वेश्चन हैं, तो आप कमेंट में जाके ज़रूर लिख सकते हैं। तो ये जानकारी अभी हम यहीं पे रोक रहे हैं एंड देन आगे हम प्रोसीड करेंगे। अभी इस प्लेलिस्ट में जो अगला आने वाला है वीडियो है हमारा, वो रहेगा कि हम कैसे सेलेक्ट करें किसी ज़मीन को। अगर मुझे ज़मीन लेना है तो क्या पैरामीटर होने चाहिए, हमें किस तरीके की ज़मीन में ध्यान देना चाहिए, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर रहेगा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।